जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का एक नया मॉक टेस्ट। ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के जो भी सेट अपलोड किए उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से जाके उनका अभ्यास कीजिएगा। स्टैटिक जीके की श्रृंखला आप लगातार फॉलो कीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की, यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम की, यूपी एसआई एग्ज़ाम की, एसएससी जीडी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की आप तैयारी कर रहे हैं, या इधर कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी जीके की सीरीज़ जो कि मेरी बहुत फेवरेट रहती है हमेशा, उससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, तो उनको आप फॉलो कीजिएगा। सुबह एवरीडे मॉर्निंग में मैं उसको अपलोड करता हूँ, 5 से 6 बजे के बीच में वो क्लास आती है, तो आप उसको मिस मत करना, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट में हम अभ्यास करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों का। तो बिना देर के चलते अपने प्रश्न की ओर। क्या कहा गया दोस्तों? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहा गया, हिमालय की उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे जो नॉर्थ मोस्ट सीरीज है हिमालय की, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री या कराकोरम। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हिमाद्री। और हिमाद्री को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला क्या कहलाती है, आंसर होगा हिमाद्री कहलाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है या आउटर हिमालय जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो कभी क्वेश्चन आए कि आउटर हिमालय को क्या कहा जाता है, तो उसको शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। याद रखिएगा, सबसे बाहरी जो श्रृंखला है वो शिवालिक है। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप बताइएगा कि टैथिस सागर के मलबे में फोल्ड पड़ने से हुई है। टैथिस सागर, ठीक है, टैथिस सी के जो मलबा था, जो उसकी डेबरी है, उसमें फोल्ड पड़ने से। तो हिमालय ना एक फोल्ड माउंटेन है, तो ये जरूर याद रखना, पूछ लेता आपके एग्जाम में कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो आप बताइएगा हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, बलित पर्वत हिंदी में इसको कहा जाता है, बलित पर्वत। क्लियर, याद रखिएगा। तो टैथिस सागर से उत्पत्ति हुई है हिमालय की, आप याद रखिएगा। और हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अगले प्रश्न में कहा गया, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल अर्थात कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? दोस्तों भारत में एक ही कोल्ड डेजर्ट है, जिसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन बी आंसर सही होगा, लद्दाख। लद्दाख भारत का एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखो जब भी हम मरुस्थल की बात करते हैं ना, तो मरुस्थल का मतलब रेत से नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मिथक चीज़ जो हम अपने मन में मतलब समझ लेते हैं कि मरुस्थल मतलब रेत, तो ऐसा नहीं होता। मरुस्थल का मतलब है कि रेनफॉल जो है ना, एक एवरेज लेवल से कम हो रहा है। अगर किसी क्षेत्र में जो बारिश का फिनोमिना देखने को मिल रहा है वो एक सामान्य स्तर से कम हो रहा है, तो वो मरुस्थल की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे आपका भारत में थार का डेजर्ट है, जैसे भारत में कच्छ का रण है, जैसे भारत में आपका ये लद्दाख है। तो इनमें जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, ये जो एवरेज स्तर है वो नहीं, उतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए डेजर्ट जो है वो क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा एक औसत स्तर से कम होती है। हमसे पूछा है कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब होगा आपका लद्दाख। लद्दाख भारत का एक कोल्ड डेजर्ट है। दोस्तों अगर मैं बात करूं लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी आप याद रखना, देखो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये लद्दाख है, तो लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो आप याद रखना, लद्दाख के उत्तर में कराकोरम, कराकोरम श्रेणी। और लद्दाख के दक्षिण में, तो लद्दाख के दक्षिण में जांस्कर श्रेणी। ठीक है, जांस्कर श्रेणी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि लद्दाख के उत्तर और लद्दाख के दक्षिण में कौन सी पर्वतमालाएं हैं? तो उत्तर में ये आपका कराकोरम से घिरा हुआ है और दक्षिण में जांस्कर श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और लद्दाख की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी। सिंधु नदी को लद्दाख की जीवन रेखा भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। और लद्दाख में एशिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी है, जिसका नाम है हेमिस। तो कभी क्वेश्चन आए कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो दोस्तों लद्दाख में है। ठीक है, याद रखना। और लद्दाख में एक झील बड़ी फेमस है जो विवादास्पद क्षेत्र में आती है, वो है आपकी पेंगोंग सो। पेंगोंग सो को लेके चाइना हमेशा क्लेम करता है कि पेंगोंग सो जो झील है वो चाइना के आधिपत्य की झील है, चाइना का अधिकार है उस पर। लेकिन वो सब चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं भारत के लिए। तो कभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि पेंगोंग सो लेक कहाँ पर है, तो पेंगोंग सो झील लद्दाख में है और हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है। लद्दाख क्या है? लद्दाख एक शीत मरुस्थल है।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और लद्दाख की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नर्मदा और तापी नदियों के बीच, तापी नहीं ताप्ती है, ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है। दोस्तों जब भी हम नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की बात करते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आपके ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या सह्याद्री। दोस्तों सही जवाब होगा सतपुड़ा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है, लेकिन हमसे पूछा था नर्मदा और ताप्ती के बीच, आंसर है सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि सतपुड़ा की रानी किसको बोला जाता है, एक हिल स्टेशन है, बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, सतपुड़ा की रानी किसको कहा गया, तो मध्य प्रदेश में ना एक स्थान है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए पंचमढ़ी, जो कि आपकी नर्मदापुरम जिले में है, होशंगाबाद जिसको कहा जाता था पहले, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आपसे क्वेश्चन आता ना, अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं, कोचीन को, ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछता है कि सतपुड़ा रेंज में कौन सा हिल स्टेशन है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा गया, आंसर होगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आंसर होगा धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, आप याद रखें। दोस्तों मैं बात करूं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, अमरकंटक से। और नर्मदा नदी देखो, ये भारत का एक रफली मैं मैप बनाता हूँ, वो अच्छा नहीं बन रहा, चलिए इसको आप याद रखिएगा, इसको क्लीन कर देते हैं, दोबारा बनाता हूँ। भारत का एक मैप बनाते हैं इस तरह से, आप जिससे आपको क्लियरिटी मिले। ठीक है, ये भारत का मैप रफली मैंने बनाया, ठीक है, ये इस तरह से आप याद रखें। देखो इधर है भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, अब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी यहाँ से, और यहाँ से फ्लो करती हुई जाएगी पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपका आंसर होगा नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में गिरती है, और ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। तो क्वेश्चन आए कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जो एस्चुरी बनाती है, आंसर होगा नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ना अरावली लिखा गया है। क्वेश्चन कभी आए कि भारत की सबसे पुरानी या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है विश्व की। क्लियर, याद रखेंगे। और यहाँ लिखा गया है सह्याद्री, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं ना उनको सह्याद्री कहा जाता है। कई बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, सह्याद्री किसका नाम है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री कहा गया है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, आंसर होगा सतपुड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 4, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। दोस्तों पाल घाट दर्रा की मैं बात करूं तो ये पश्चिमी घाट पे आता है, और ये केरल को तमिलनाडु से कनेक्टिविटी देता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो केरल, ये भारत का मैप है, ठीक है, मैप में बना बना के समझाता रहूँगा। केरल, ये केरल यहाँ पर है, और तमिलनाडु आपका यहाँ पर है। तो केरल हो गया आपका पश्चिम का राज्य है, और ये तमिलनाडु हो गया पूरब का राज्य है। तो कभी क्वेश्चन आए कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों को कौन सा दर्रा कनेक्टिविटी देता है, आंसर होगा आपका पाल घाट दर्रा। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पाल घाट दर्रा, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं जलोढ़, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत की अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी है, मोस्ट फर्टाइल सोइल इन इंडिया, वो कौन सी है, आपकी जलोढ़ मिट्टी। और मैं आपको ये भी बता दूं, जलोढ़ ना दो प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। अगर ये नई है, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ का पानी जाता है वो खादर कहलाती है। तो बाढ़ के पानी में मिट्टी जो आती है वो बह के आती है, नई मिट्टी होती है। तो नई जो जलोढ़ है उसको खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। बांगर वो मिट्टी होती है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। तो हमसे पूछा गया था ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, योर आंसर विल ऑप्शन बी बांगर। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं,
कि भारत के 45% भूभाग पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं आपसे अगर कहूँ कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी भारत में मिलती है। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। और 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस होता है। क्लियर, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? पुरानी जलोढ़ बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न, केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि केरल में जो मोनाजाइट रेत मिलती है, उसमें कौन सी धातु होती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, थोरियम धातु मिलती है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव धातु है, आप याद रखना। तो केरल में जो मिलती है वो मोनाजाइट सैंड में मिलती है। क्लियर दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं केरल के बारे में कि केरल में कौन सी मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों आप याद रखना, केरल में लैटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है एग्जाम में कि केरल में किस मिट्टी का विस्तार है? लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा या घनी वर्षा होती है। तो जो पश्चिमी घाट पे आप देखे होंगे कितनी तीव्र गति से वर्षा होती है, तो ढलान वाले क्षेत्रों में तीव्र वर्षा वाले स्थानों पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो केरल की मुख्य मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। और ये काजू की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानते हैं, साथ साथ मसालों की जो खेती होती है उसके लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि केरल में जो मोनाजाइट सैंड है उसमें कौन से धातु पाई जाती है, तो थोरियम बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में तांबे की कोई खान जो आपको याद हो? तो एक खान मैं आपको बता देता हूँ, खेतड़ी की खान ना राजस्थान के झुंझुनू जिले में आती है। तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताइएगा। तांबे के लिए प्रसिद्ध, तांबा निकाला जाता है। मैग्नीज की बात करूँ तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ना एक जगह है बालाघाट, तो बालाघाट की खानें ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। हमसे पूछा गया था केरल में मोनाजाइट रेत में कौन सी धातु मिलती है, आंसर होगा ऑप्शन ए, थोरियम मिलती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, जब भी हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। पूछा है अनाईमुड़ी, ओके, सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। और मैं आपको बता दूं, अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट पर भी आती है केरल में। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। अन्नामलाई जो रेंज है ना साउथ इंडिया में, अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है अनाईमुड़ी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ये केरल में आती है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में आती है। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि चलो पहली तो आपकी अनाईमुड़ी हो गई, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मीसा पुलीमाला अगेन इन केरल। ये भी केरल में है, पश्चिमी घाट पे आती है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी तीसरी है आपकी, ये होगी, एक हो गई। तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी में मैं आपको बता दूं वो है आपकी नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। तो पहली सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत में अनाईमुड़ी, दूसरी मीसा पुलीमाला इन केरल, ठीक है, केरल में है, और नीलगिरी इन तमिलनाडु। तो ये आप तीनों चोटी याद रखना दक्षिण भारत की। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मीसा पुलीमाला है, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी है। क्लियर, याद रखेंगे दोस्तों, हमसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच घाटी जो मिलती है इनको दून कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दून। जैसे आपका देहरादून, कोटली दून, कई सारे होते हैं ना, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, तो वो सब चीज़ें आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो दून घाटियाँ होती हैं ना, इनमें जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छे से मिलती है, जलोढ़ मिट्टी के भंडार हैं यहाँ पे। तो अब आपसे पूछा जाए क्या ये कृषि के लिए अच्छे होंगी ये घाटियाँ, तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जलोढ़ तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो दून जो घाटियाँ हैं ना, ये कृषि के लिए बहुत समृद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे वन और जैव विविधता, वन्य जीव बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वन और वन्य जीव तथा जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी है इनको दून कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पे ना लिखा गया बुग्याल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताओ बुग्याल क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो बुग्याल ना पर्वतीय घास के मैदान होते हैं, मेनली मिलेंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में पर्वतीय घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ये भी इंडियन ज्योग्राफी का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है
कि बुग्याल घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, तो आप बताइएगा कि उत्तराखंड में मिलते हैं और ये पर्वतीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है, ये जो घास होती है बहुत सॉफ्ट घास होती है, तो ये भी आप याद रखना, बुग्याल घास के मैदान होते हैं। प्रश्न में पूछा गया था कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच दून घाटी पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत के किस भाग में पटकाई बुम पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं पटकाई बुम पहाड़ियों की, तो ये पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं जो मेनली भारत और म्यांमार की सीमा पर फैली हुई हैं। पटकाई बुम में बहुत सारी पहाड़ियाँ आती हैं, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, लुसाई की पहाड़ी हो गई है ना, सारामती पहाड़ी हो गई। तो पटकाई बुम एक सीरीज है जो भारत में म्यांमार अर्थात पूर्वी हिमालय की श्रेणी में आती हैं, पूर्वी हिमालय। ठीक है, याद रखना। तो जब भी हम बात करते हैं कि भारत के किस भाग में मिलेंगी, तो आप बताइएगा ये पूर्वी भाग में मिलती हैं, पटकाई बुम की पहाड़ी पूर्वी भाग में। और पटकाई बुम के बारे में बता दूं, गारो, खासी और जैंतिया ये 3-4 पहाड़ी बड़ी फेमस हैं, लुसाई की पहाड़ी बड़ी फेमस है, तो ये जरूर याद रखना, पटकाई बुम पहाड़ी पूर्वी भाग में मिलती हैं। अब आप कहोगे सर पूर्वी भाग क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, देखो जब भी कभी आप मैप पढ़ेंगे ना, तो ये भारत का मैप है ना, कोई भी मैप हो दुनिया का, भारत का मैप है। तो हमेशा आप एक चीज़ याद रखें, आपके सीधे हाथ की तरफ हमेशा पूरब की दिशा होती है और उल्टे हाथ की तरफ पूरब का अपोजिट पश्चिम दिशा। उत्तर की ओर आप हमेशा जानते हैं कि उत्तर की ओर जो दिशा होती है वो नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है। तो हम जब भी बात करते हैं पूरब की, तो वो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग जिसको मैंने डार्क कर दिया है। ये वाला भाग आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये वाले जो राज्य हैं ये हमारे पूर्वी राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। तो ये इन क्षेत्रों में पटकाई बुम की पहाड़ी देखने को मिलती है, तो ज़रूर याद रखिएगा। और इसका सही जवाब होगा पटकाई बुम की पहाड़ी पूर्वी भाग में मिलती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी ऑप्शन बी पारसनाथ। और पारसनाथ चोटी ना ये आपकी झारखंड में है, झारखंड में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1370 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं छोटा नागपुर पठार को ना भारत का रूर कहा जाता है, रूर। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत का रूर किसको कहा गया, छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। दोस्तों रूर ना एक जर्मनी में एक जगह है जो अपनी खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह छोटा नागपुर का पठार में लौह अयस्क मिलते हैं, तांबे के भंडार मिलेंगे, मैग्नीज के भंडार मिलते हैं, है ना। तो बहुत सारी धातु जो है यहाँ से निकाली जाती है, खोद के अयस्क निकाले जाते हैं उनके, इसीलिए खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के कारण इसको भारत का रूर कहा गया। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है आपका पारसनाथ और ये झारखंड में है। क्लियर, झारखंड। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों लक्षद्वीप की मैं बात करूं तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है वो प्रवाल द्वीपों से हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कोरल से हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोरल। दोस्तों क्या आपको पता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आप याद रखना लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। सॉरी अंडमान निकोबार में, अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लक्षद्वीप जो है ना ये मद्रास से अलग हुआ था, मद्रास से। ठीक है, मद्रास से अलग हुआ था, ये जरूर आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप का एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर। क्लियर, याद रखना। तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवालों से हुआ है, कोरल से हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है। कई बार बता चुका हूँ कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सह्याद्री कहा जाता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं पश्चिमी घाट जो है ये क्यों प्रसिद्ध है। देखो पहले तो आप जान लो कि ये जो घाट सब हम यूज करते हैं ना, ये कोई नदी का या कोई समुद्र का घाट नहीं है, ये पहाड़ी है। ठीक है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट जब भी मैं बात करूं तो समझ जाना ये पहाड़ियों की बात हो रही है। तो भारत में ना जो पश्चिम की ओर पहाड़ी हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियों की सीरीज है छोटी छोटी, उन्हीं को बोलते हैं पश्चिमी घाट। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनको सह्याद्री कहा जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे खास बात मैं बता दूं, ये हॉटस्पॉट माने जाते हैं, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है, यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट माने गए हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जीव जंतुओं की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ, पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और ये हॉटस्पॉट इसलिए क्योंकि यहाँ की जैव विविधता मानवीय क्रियाकलापों से अब खतरे में आ चुकी है। तो जब किसी क्षेत्र की जैव विविधता मानवीय क्रियाकलापों से खतरे में आ जाए तो वो बन जाता है हॉटस्पॉट। तो भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कहाँ पर है, वो पश्चिमी घाट पर है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और पश्चिमी घाट पर मैं आपको बता दूं साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है।
ये भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत के भूगोल से कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है आपका पश्चिमी घाट पर, और ये मेनली केरल में आता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो प्रश्न पे लौटता हूँ, कहा गया था पश्चिमी घाट जो है इसको महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। अगला प्रश्न, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अरावली। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों, याद रखना। और ये माउंट आबू में है, माउंट आबू इन राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान, तो राजस्थान में स्थित है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों क्या आप मुझे कोई दो नदी बता सकते हैं जो अरावली से निकलती हैं। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ लूनी नदी, मैं आपको बता सकता हूँ साबरमती नदी। तो लूनी और साबरमती नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है, अरावली की पहाड़ियों से होता है। क्लियर, याद रखना। और लूनी तो इतनी फेमस नदी है कि ये अरावली की श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जाके खत्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि भारत में कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, उसका पता नहीं चलता कि वो नदी कहाँ पे जाके मतलब समाप्त हुई है, बस एक रहस्यमय तरीके से वो दिखना बंद हो जाती है। तो कच्छ के रण में विलीन होने वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, अरावली से। दूसरी नदी साबरमती। प्रश्न पे लौटता हूँ, कहा गया था गुरु शिखर यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। तो नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करता है सिक्किम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिक्किम। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम का सबसे फेमस दर्रा कौन सा है, तो सिक्किम एक दर्रा है नाथुला दर्रा, और नाथुला दर्रा भारत में ना चीन के साथ व्यापार के लिए जाना जाता है, तो ये भी जरूर याद रखना। और सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी को कहा जाता है, तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, लाल पांडा। तो भारत के किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा, आंसर होगा सिक्किम का। क्लियर, याद रखेंगे। और सिक्किम में एक झील भी बड़ी फेमस है जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, चोलामू झील। तो भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है जो सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा गया है, तो चीन को कहा जाता है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। क्लियर, याद रखना। सॉरी, भूटान को, इसका आंसर का भूटान को कहा जाता है। तो नेपाल, भूटान, चीन के साथ सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों धूपगढ़ की मैं बात करता हूँ तो धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और मैंने अभी आपको बताया था कि पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है, तो देखो मैं आपको बता दूं, ये भारत है, ये रफली मैंने भारत बनाया, ठीक है। और भारत को 2 हिस्सों में बांटती है एक नदी जिसका नाम है क्या, सॉरी रेखा, उसका नाम है कर्क रेखा, नदी मैंने गलत बोल दिया, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्से में बांटती है। तो प्रायद्वीपीय पठार ना यहाँ पर स्थित है, ये वाला त्रिभुजनुमा आकृति है इसकी। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी नदियां बहती हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार को भी एक नदी 2 हिस्सों में बांटती है, और कौन सी है, नर्मदा नदी। तो पहला क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, तो वो जाओगा त्रिभुज के आकार की है। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तीसरा कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 हिस्सों में बांटती है, तो नर्मदा नदी बांटती है, ठीक है, याद रखना। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना इसका जो ये मान लो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका उत्तरी भाग तो बोलता है मध्य उच्च भूमि, तो मध्य उच्च भूमि, और इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आप हमेशा याद रखना दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का विस्तार है, और यहाँ पर मिट्टी जो है वो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत के भूगोल से कि दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। और ये जो नदी बह रही है ना जो प्रायद्वीपीय पठार को उत्तरी और दक्षिण हिस्से में बांट रही है, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। अभी मैंने आपको बताया है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पूर्व में आती हैं और ये आपका पश्चिम में है। तो नीलगिरी जो है और अन्नामलाई के बीच में कौन सा
दर्रा है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा दोस्तों नीलगिरी वो पहाड़ी है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का मिलन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ी कहाँ मिलती हैं, नीलगिरी पर मिलती हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सिंधु और सतलज नदियों के बीच का हिमालय क्या कहलाता है। दोस्तों सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। यहाँ पे लिखा गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की मैं बात करता हूँ तो काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है, काली और तीस्ता। असम की मैं बात करूँ तो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुमाऊं हिमालय की बात करूँ तो ये आपका सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। तो ये सारे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन आपसे पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए, रट लेना इसको, ठीक है, बहुत आता है। हमसे पूछा गया था सिंधु और सतलज के बीच, वो है पंजाब हिमालय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों ही मैं कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं और सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से भारत में आती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पश्चिमी घाट में अवस्थित कुंद्रेमुख की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कुंद्रेमुख ना, देखो मुख तो आप जानते हैं फेस हो गया, कुंद्रे, तो कुंद्रे शब्द जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है और कन्नड़ भाषा में कुंद्रे शब्द का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। अर्थात ये जो खाने हैं ना इनका आकार घोड़े के मुख के जैसा होता है, ठीक है, आप जान सकते हैं इस तरह का मुंह होता होगा घोड़े का, उसके आकार में बनी हुई है, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंद्रेमुख। तो कुंद्रेमुख की खान जो है ना ये मेनली लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लोह एस्क यहाँ से निकाला जाता है। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं ना लोह एस्क के बारे में तो मैं भारत की ना 3 खान आपको और बताता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। देखो पहली तो आप याद रखना गुआ और नुआ मुंडी की खान, गुआ एवं नुआ मुंडी। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ, भूगोल सेक्शन में ये क्वेश्चन आया था कि गुआ और नुआ मुंडी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जवाब होगा लोह एस्क के लिए। किस राज्य में है, तो झारखंड में है। दूसरा आप याद रखना बादाम पहाड़ की खान, तो बादाम पहाड़ की खान ये आपकी उड़ीसा में है और ये भी लोह एस्क के लिए फेमस है। तीसरा आप याद रखना बेलाडीला की खान, बेलाडीला की खान, और ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी लोह एस्क के लिए फेमस है। तो ये 3-4 खान और आपके एग्जाम में पूछता है, एक तो गुआ और नुआ मुंडी की खान झारखंड में, बादाम पहाड़ की खान उड़ीसा में और बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में। ये जरूर याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कई बार, बहुत रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। और ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा मैंने आपको पढ़ाया है, सारा एनसीईआरटी का डाटा मैं आपको पढ़ाता हूँ। जब भी मैं भूगोल पढ़ाता हूँ तो पूरा ऑथेंटिक सोर्स और एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ बना के। तो ये आप जरूर याद रखना, कुंद्रेमुख की खान लोहे के लिए फेमस है। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट है ना कर्नाटक में, इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था कि सह्याद्री कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों जोग जो है ना ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तो कभी क्वेश्चन आए कि जोग जलप्रपात किस नदी पर, आंसर होगा कर्नाटक में। क्लियर, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों क्या ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, तो आप कहोगे नहीं, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना नहीं है। फिर तो गलत हो जाएगा। तो कुंचिकल आपको आंसर करना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है कुंचिकल है। और कुंचिकल झरना कौन सी नदी पर है, बराही नदी पर, अगेन इन कर्नाटक। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, ठीक है, और जो बराही नदी पर है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न क्या कहा गया, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है, आपके ऑप्शन है इस्पात उद्योग, तेल क्षेत्र, सूती वस्त्र उद्योग या चीनी उद्योग। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र तेल क्षेत्र है। यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, पेट्रोल तेल निकाला जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो भारत में सबसे पहला तेल का कुआं असम में खोदा गया था, डिगबोई में। तो असम के डिगबोई में सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया 1889 में। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली कोयले की किस्म कौन सी है। तो दोस्तों सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली कोयले की किस्म कौन सी है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, एंथ्रासाइट। और ऐसा कहा जाता है कि एंथ्रासाइट में 98% कार्बन होता है। तो कोयले की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है, आंसर होगा एंथ्रासाइट है। और सबसे बेकार होती है आपकी पीत कोयला, ये सबसे कंडम क्वालिटी होती है एकदम,
ठीक है, थर्ड क्वालिटी इसको बोलते हैं ना एकदम। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट है। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जैसे भारत की सबसे पहली कोयले की खान कौन सी थी? तो आप याद रखना, भारत की सबसे पहली कोयले की खान थी रानीगंज कोयले की खान इन वेस्ट बंगाल। रानीगंज कोयले की खान भारत की सबसे पहली कोयले की खान थी। और आपसे पूछेगा ना, 2-3 कोयला क्षेत्र भारत के बता देता हूँ, जैसे झरिया। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? अगेन कोयले के लिए। झरिया झारखंड में है, कोयले के लिए। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड, अगर आपसे पूछे उड़ीसा का तलचर क्षेत्र, तो तलचर भी कोयले की खदान है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, झरिया कोयले की खदान ये आपका झरिया झारखंड में है, और तलचर उड़ीसा में है। क्लियर, याद रखना। हमसे पूछा गया सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला, आंसर होगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट किस्म का कोयला है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मुझसे गलती से कुछ और लिख गए हैं, लेकिन फिर भी आता हूँ क्वेश्चन पे। भारत का एक स्थल अवरुद्ध बंदरगाह कौन सा है? हालांकि इन ऑप्शन में वो नहीं है, तो एक ऑप्शन और मेरी तरफ से बढ़ा लीजिए, वो है विशाखापत्तनम। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ इसमें, ऑप्शन विशाखापत्तनम। तो क्वेश्चन कभी आए कि भारत का एक स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या है कि ये जो बंदरगाह है वो मतलब पहाड़ चारों ओर से थल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा होगा? विशाखापत्तनम इसका सही जवाब है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह ना एक पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, जिनका नाम है डॉल्फिन नोज पहाड़ी। तो डॉल्फिन नोज पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये भारत का इकलौता ऐसा बंदरगाह जो लैंड लॉक्ड है, स्थल अवरुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम एक स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट के बारे में आपसे बता दूं तो ये भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर ज्वारीय पोर्ट है, ज्वार भाटा आते हैं, और ये कहाँ पर आपका कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला पोर्ट, और ये गुजरात की बात आपसे हो रही है, ठीक है, गुजरात की। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जिसको कोलकाता बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा गया था स्थल अवरुद्ध बंदरगाह, वो है आपका विशाखापत्तनम। आने वाली क्लास में इस क्वेश्चन को एक बार और कराऊंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का खरीफ की फसल है, मूंगफली है, चावल है, लेकिन गेहूं रबी की फसल है। रबी की फसल दोस्तों, खरीफ की फसलों की बात करूं तो इनको मानसून की फसलें कहा जाता है, और इनकी जो बुआई होती है ना, वो जून से जुलाई के बीच बुआई होती है, और इनकी कटाई कब से कब तक होगी? तो सितंबर से नवंबर के बीच इनकी कटाई होती है। तो खरीफ की फसल गेहूँ नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित झूम किसका प्रकार है? दोस्तों झूम एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा कहलाती है। नामचा बरवा, क्लियर, याद रखना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले हिमालय पर कौन चढ़ा था? तो हिमालय पर जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे के द्वारा सबसे पहली बार हिमालय पर चढ़ाई की गई थी 1953 में। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछी गई थी, तो वो है नामचा बरवा। और मैं आपको बता दूं, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। तो ये भी आप याद रखना, हिमालय की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर नामचा बरवा सही है। अगला प्रश्न, गोंडावण किस राज्य का राजकीय पक्षी है? दोस्तों गोंडावण को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हमें बताना कि किस राज्य का ये पक्षी है। आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोंडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। जो IUCN की लिस्ट आती है, रेड डाटा लिस्ट जिसको कहा जाता है, उसमें ये घोर विलुप्त प्राय है। ये खत्म होने की कगार पर है। अगर इसका संरक्षण नहीं किया सरकार ने, तो ये धरती से खत्म हो जाएगा। तो जरूर इसको याद रखना, गोंडावण राजस्थान का पक्षी है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का पक्षी अगर आपसे पूछे तो वो है आपका कबूतर। कौन सा? हरियल कबूतर, ठीक है, हरियल कबूतर ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। गुजरात का फ्लेमिंगो पक्षी होता है, फ्लेमिंगो, ठीक है, राजहंस इनको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सारस। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। अच्छा और भी क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन है, काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से? आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी एक तरीके का तूफान होता है। तो काल वैसाखी तूफान
ये पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बैसाख के महीने में आता है। तीव्र गति के साथ में वर्षा आंधी आती है इसमें, अपने साथ में बहुत ज़्यादा ये डैमेज करता है चीज़ों को। तो काल वैसाखी ये आपका तूफान है जो पश्चिम बंगाल में आता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो क्या है। दोस्तों अल नीनो की बात करूँ तो ये गर्म महासागरीय जलधारा है, ठीक है, जो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। अल नीनो के बारे में आप याद रखना, ठीक है। अल नीनो एक धारा है और ये जो उठती है वो प्रशांत महासागर से उठती है, प्रशांत महासागर से उठ के आती है अल नीनो। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, दोआब का अर्थ क्या होता है। दोस्तों दोआब की मैं बात करता हूँ तो दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो गए, 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए और ये कुछ क्लास आपकी 35 मिनट की हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। जल्दी मुलाकात होगी अगले मॉक टेस्ट के साथ में।